नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पर्यावरण का पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और यह पार्ट 4 है। 3 तक मैं डाल चुका हूं। आप लोग सभी पार्ट को देख ले तो पता चलेगा कि पेडागोजी किस प्रकार से करते हैं कि सीटेट एक बार में निकले। मैं अच्छा तरीका से बताऊंगा आपको पेडागोजी, ताकि सीटेट आप लोगों का एक बार में ही निकल जाए और कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, ऑप्शन कौन मारना है ये भी बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर और अच्छे तरीका से करेंगे क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत थोड़ा भी नहीं हो और एक बार में ही सीटेट निकले। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों से जुड़ी अवधारणाओं एवं मुद्दों का पढ़ाया जाता है। आप एक शिक्षक हैं तो पर्यावरण में कौन से मुद्दों को पढ़ाया जाता है? तो विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया जाता है, पर्यावरण तो पढ़ाया ही जाता है, सामाजिक अध्ययन भी आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, तो आप उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक दोस्तों याद रखिएगा ट्रिक कि सीटेट में कभी भी सभी जो ऑप्शन होता है वह 100% सही होता है, 99% मान के चलिए वह सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, सिवाय, बोले तो नेगेटिव प्रश्न है, किसके सिवाय निम्नलिखित बात पर आप ध्यान दीजिएगा यह बताना है। तो देख लीजिए, यह प्रकृति, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण को एकीकृत तरीके से जोड़ता है, तो ये बात सही है। यह पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करता है, ये भी बात सही बोल रहा है। यह विद्यार्थियों को ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे, तो ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे, यहाँ नेगेटिव हो गया, इसलिए यह आपका क्या हो गया, गलत हो जा रहा है, इसलिए आपका यह आपका इसके सिवाय बाकी सब सही है। यह रटने और सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे, बोले तो रटे नहीं, रटने का विरोध करे, हतोत्साहित बोले तो विरोध करे, तो आपका सी के सिवाय बाकी सभी आपका सही है। तो इस तरह से पेडागोजी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी होता है सीटेट। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखना है। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, सीटेट में कभी भी परिभाषा, शब्दावली, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करे, तो परिभाषा शब्दावली को कभी भी नहीं माना जाता है, तो ये गलत होता है, इसलिए आपका ये सही होगा सीटेट के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन पूरा। यह पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा शिक्षार्थियों को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा देता है। शिक्षार्थी के बारे में बोल रहा है, वह ऑप्शन सही होता है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त करता है, ये भी बात सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बात गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। परिभाषा वाला असत्य पूछ रहा था, तो आपका वही होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, अच्छे से करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005, हर साल एग्जाम में एनसीएफ 2005 के बारे में पूछता है और एक प्रश्न इससे हमेशा रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में, बोले तो पाठ्यक्रम में बांटा है? तो या तो याद करना होगा, 6 थीम में बांटा है। तो याद करने का ट्रिक क्या है कि एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन जो है 5 तो 6 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 तो 6, ट्रिक लगा लीजिएगा, याद रहेगा। अगला प्रश्न कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न थीमों में बांटा है, बोले तो 6 थीमों में। उनके एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों, डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है, यह किस थीम के अंतर्गत आता है? तो जो ऐतिहासिक चीजों के बारे में चर्चा किया गया है, 6 थीम है, तो वह कैसा थीम होगा? यह
बोले तो डिजाइन, धातु, इमारत के बारे में चर्चा किया गया है। तो कौन सा थीम होगा 6 थीमों में से, तो वह यात्रा थीम के अंतर्गत आएगा। यात्रा कीजिएगा तभी ऐतिहासिक इमारत देखिएगा, डिजाइन देखिएगा, ठीक है, इसलिए आपका यात्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है जिससे उसका अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है। तो अधिगम सक्रिय सार्थक कब होगा, जब बच्चा के अंतर्गत क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत जो होता है, बच्चा क्या है, सक्रिय एवं सार्थक रहता है, एकदम क्रियाशील रहेगा। बोले तो सक्रिय रहना, क्रियाशील बोले तो क्या, सक्रिय रहना, याद रखिएगा। इसलिए यह आपका ऑप्शन सही होना है। चलिए इसी तरह से ट्रिक लगा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपका हो जाएगा सीटेट एक बार में। अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक सचिन दास अधिगम को सार्थक बनाने हेतु विभिन्न पद्धतियों, क्रियाकलापों और विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। ऐसा करके वह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। तो विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहा है, तो वह किस प्रकार का शिक्षण कर रहा है, तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहलाता है यार, ठीक है। विभिन्न क्रियाकलापों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित सूत्रों में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप शिक्षक है तो अधिगम को सफल बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं कीजिएगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, किसका प्रयोग नहीं होगा। तो देखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर इसका तो होगा, सरल से जटिल की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त होता है, लेकिन अंश से पूर्ण की ओर नहीं होता है। अब भाई अंश क्या है, मैं आपको बताता हूं। अंश बोले तो टुकड़ा। आपको मैं एक फिगर बना देता हूं इस तरह से, तो आप कहिएगा क्या कि यह त्रिभुज है, लेकिन यह त्रिभुज नहीं है, रियल रूप से त्रिभुज आपका यह है। तो यह आपका क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, और यह आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण कहलाएगा, ठीक है। ये आपका पूर्ण हुआ, ये आपका क्या हुआ, अंश हुआ, ठीक है। तो अंश से पूर्ण की ओर कभी भी पढ़ाई नहीं कराया जाता है, सबसे पहले पूर्ण की पढ़ाई कराई जाती है 1 नंबर में, तब दूसरा का नंबर में अंश की पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। इसलिए आपका यह गलत है, ठीक है, नेगेटिव प्रश्न था, यह सही हो गया। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका पुहुमी मेहता ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य और चंद्रमा के विषय में पढ़ाती है। वह किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रही है। सूर्य तारे के बारे में यदि आप ही पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों को, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ज्ञान करा रहे हैं। प्रत्यक्ष तो बोले तो दिखाई देना, अप्रत्यक्ष बोले तो कल्पना, जो सामने नहीं हो उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में गतिविधि कराने से शिक्षार्थियों को करके सीखने का मौका मिलता है। देखिए दोस्तों, काफी हिट ऑप्शन है, ये तो बात सही है। अगला भी देख लेते हैं, इससे भी अच्छा मिल जाए। पर्यावरण स्तन का, चलिए, शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्राप्त होता है, ये भी सही है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत का ह्रास होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में गतिविधि कराने से, कक्षा में जब गतिविधि कराइएगा तो बच्चों में क्या होगा, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का ह्रास होता है, क्योंकि
प्राथमिक स्तर पर बोले तो 1 to 5 के बच्चों को कक्षा कक्ष में गतिविधि कराने से बच्चों के अंदर हरास की भावना होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ जो सीटेट का जो आंसर दे रहा है 3 दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ आपका जो आंसर होगा रियल रूप से जो आंसर होगा करके सीखना। क्या मार्क किएगा आप? शिक्षार्थियों को करके सीखने का मौका मिलता है, सबसे बेटर ऑप्शन होगा और ये आपको 100% सही है। ठीक है, यही मार्क किएगा। सीटेट का ऑप्शन आपका दे रहा था यह जो गलत है। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, कौन ऐसा वस्तु है जो पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। एनसीएफ 2005 बोले तो 1 to 5 में तो आपका इसमें हो जाएगा सौरमंडल। भोजन के बारे में पढ़ना है, परिवार और मित्र के बारे में पढ़ना है, आवास के बारे में पढ़ना है, लेकिन 1 to 5 में सौरमंडल के बारे में नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शिक्षण विधियों में शिक्षार्थियों में योजना बनाने, उनके क्रियान्वित करने, उनका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है। तो कौन ऐसी योजना है जिसमें मूल्यांकन करने, क्रियान्वयन करने आदि कौशलों का विकास होता है? चलिए ऑप्शन को चलते हैं। तो आपका किंडरगार्टन विधि नहीं होगा, मॉन्टेसरी विधि नहीं होता है, कहानी के द्वारा नहीं होगा, प्रोजेक्ट बनाइएगा मतलब योजना बनाइएगा। योजना शब्द किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट से। तो यही इसी प्रकार से ट्रिक लगाते हैं सीटेट में, तो सही होता है। अगला प्रश्न कि कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक नवीन कौशिक अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि विषय पर पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? समाज के बारे में, समाज की कुरीतियां, असमानता के बारे में पढ़ाना है, प्रदूषण के बारे में पढ़ाना है, तो कौन सा विधि सबसे बेटर होगा? तो सहयोगात्मक अध्ययन विधि, क्योंकि समाज में सहयोग की भावना होनी चाहिए। अन्वेषण बोले तो खोज नहीं करना है, भ्रमण बोले तो घूमना नहीं है, समाज के बारे में घूमना नहीं जाता है, क्रियान्वयन विधि होता ही नहीं है। तो आपका हो जाएगा सहयोग अध्ययन विधि, जो समाज के बारे में पढ़ाई होगा, प्रदूषण के बारे में पढ़ाई होगा। भ्रमण विधि की विशेषता क्या है? चलिए, भ्रमण विधि में क्या विशेषता है? तो यह कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से, जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ता है। बहुत हिट ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन में वास्तविक जीवन से जोड़ने से संबंधित होता है। दूसरा है कि यह विधि शिक्षार्थियों की प्रकृति के प्रति आकर्षित करता है। ये भी बात सही है, जब भ्रमण कराइएगा तो बच्चा प्रकृति के प्रति आकर्षित होगा, मतलब आपका दोनों सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना। ध्यान से अवलोकन करना ये गलत हो गया। प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने की अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अवसर वाले कोई भी ऑप्शन होते हैं वह सही होते हैं। अब देख लीजिए, अवसर यहाँ भी है तो क्या करेंगे? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, उपलब्ध कराना, ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा इस ऑप्शन से कम सही है, इसलिए यह शिक्षार्थी के बारे में कभी भी सीटेट में बच्चों के बारे में बोलना है तो बच्चा शिक्षार्थी आपका बी नंबर में आ रहा है, अवसर भी आ रहा है, इसलिए आपका यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि शिक्षार्थियों को रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा? रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा कौन सा विधि देता है, आप ही बताइए। तो मैं आपको बता दूं, निगमन विधि जो होता है बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। यह विधि क्या है? तो सबसे पहले इसमें नियम बताई जाती है, तब उदाहरण दिया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर जो विधि होता है उसको निगमन विधि बोलते हैं, और इस विधि में अधिकांश बच्चे रटते हैं, निगमन विधि में। ठीक है, अगला प्रश्न देखना है।
तो इसी तरह से पेडागोजी कीजिए, एक बार में सीटेट निकालिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है एलिस क्रो का है। आपको याद करना पड़ेगा कुछ वैज्ञानिकों का नाम। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षण ने, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षक ने शिक्षार्थियों को जरायुक्त और अंडज जानवरों के बीच समानता और असमानता लिखने के लिए कहा। यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, अंडज जीवों के बारे में और अंडज जीव और जरायुक्त जीव के बारे में समानता के बारे में पढ़ाना है, समानता और असमानता के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। मतलब यह किस प्रकार का शिक्षण हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन होगा कि कौन ऐसा जीव है जो अंडज है, कौन ऐसा जीव है जो जरायुज है। तो आपका आंसर यह सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको स्वतः मिल पाए और आप आसानी से वीडियो देख पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले पार्ट में, 5वां पार्ट लेकर के आऊंगा। अच्छा प्रश्न।